मैं फजील साहब, ये जो मैंने जिक्र किया, क्या लग रहा है जो हालात हैं जिस तरह से, क्योंकि इजराइल की कमर टूट चुकी है और प्रेशर बहुत है इजराइल के अंदर का अपने। तो क्या इजराइल अपने आप को दांव पे लगा देगा, अपने लोगों को दांव पे लगा देगा और ये प्रोजेक्ट हासिल करेगा? क्या क्या लग रहा है आपको? ताज भाई, ये जो मेडिटेरियन सी की आप बात कर रहे हैं ना, ये इजराइल का एक प्रोपेगेंडा है। वो अपने एलाइज को, जैसे आप एक कंपनी है तो अपने इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाता है कि नहीं नहीं, अभी हम डूबे नहीं है, चिंता मत कीजिए, यहाँ से इतना पैसा आ जाएगा, वहां से इतना पैसा आ जाएगा। तो मेडिटेरियन सी का कोई विकल्प ही नहीं है इनके पास। हूती वहां 400 किलोमीटर तक, हूती जो है समुंदर को 400 किलोमीटर तक कवर करते हैं। ऐसे कॉर्नर पे वो हूतीज बैठे हुए हैं ना, तो कि वो 400 किलोमीटर समुद्र को कवर करते हैं। तो ये कहीं से अभी भी इनका उस रास्ते से नहीं जा रहा है, इजराइल और अमेरिका दोनों का जहाज। अब वो दूसरे रास्ते से घूम के आ रहा है, जिसमें 2 महीने का समय ज्यादा लगता है और खर्चा भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि 2 महीना कर्मचारियों की तनख्वाह, फिर जहाज के डीजल और दूसरे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो बनिया को तो हर चीज सस्ती चाहिए ना, तभी तो सस्ता बेच पाएगा। इसलिए इनका प्रोडक्ट बहुत महंगा पड़ रहा है। और साउथ एशिया के अंदर और रूस और चाइना के अंदर, चाइना को माल अमेरिका भेजने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन अमेरिका से चाइना भेजने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो ऐसे भी चाइना से पिट जा रहे हैं मार्केट के हिसाब से। और ये तो अपने इन्वेस्टर्स को, अपने एलाइज जो कंट्री हैं इजराइल पर, जो लोग इजराइल पर दबाव बना रहे हैं कि भाई तुम कुछ करो इस युद्ध का, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि उनकी किसी कंट्री की 2 करोड़ की आबादी है, किसी की 1 करोड़ की है, किसी की 20 लाख 10 लाख की आबादी वाले कंट्री है, छोटे छोटे कंट्री हैं उनके पास। और जीडीपी उनकी बहुत स्ट्रांग है। अगर ऐसे ही खाते रहे तो कितना दिन बैठ के खाएंगे, खत्म हो जाएंगे वो लोग। तो ये तो एक झुंझुना पकड़ा दिया इजराइल ने कि हम ऐसा बनाएंगे। ऐसा नहीं होता है, एक नहर खोद देना बहुत मुश्किल काम होता है। और जो G20 की बैठक हुई थी दिल्ली के अंदर, वो रास्ता भी बहुत टेढ़ा है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। आप यहां से ईरान जाएंगे, फिर ईरान से बाई रोड जाएंगे, फिर बाई रोड से बाई ट्रेन जाएंगे, बाई ट्रेन से फिर जहाज से जाएंगे, तब आप यूरोप तक पहुंचेंगे। वो सक्सेसफुल नहीं है, चाहे जितनी बातें लोग कर ले। इतना इतना सामान उतारना चढ़ाना होगा तो जो सामान अंदर होगा ना कंटेनर के, सब टूट फूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा वो वहां यूरोप तक पहुंचते पहुंचते। 10 बार चढ़ाइए, 10 बार उतारिए। और ट्रैफिक, और उसमें ट्रैफिक में लेके जाने पर सब सामान टूट फूट जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो वो उस पर भी किसी को अब नहीं। G20 में जो प्रस्ताव पास हुआ कि हम इस तरह की सड़क बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो सब चलने वाला नहीं। हर हाल में इजराइल को आज नहीं तो कल टेबल पे बैठना ही पड़ेगा। क्यों कि बैठना पड़ेगा? आप शुरू में कहते थे कि दुनिया भर के मुसलमान भी कहते थे, भारत के मुसलमान भी कहते थे कि ओआईसी कुछ नहीं है कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। आज देखिए, सबसे अच्छा इजराइल का दोस्त है यूएई, लेकिन आज मजबूरी में वो साथ में है ईरान के। जॉर्डन, जॉर्डन तो पूरा अमेरिका के उस पर पल रहा है, पूरी तरह से जॉर्डन अमेरिका का पिट्ठू है, लेकिन आज मजबूरी में वो भी बोला है कि हम ईरान के साथ हैं। और तमाम मुस्लिम कंट्रियां, आज इराक ने उनको दिया अटैक। जो ईरान पे हमला हुआ उसमें जमीन किसकी इस्तेमाल हुई? जॉर्डन की और इराक की। जॉर्डन और इराक के एयरबेस से हवाई जहाज उड़ करके और जाके ईरान पे हमला किए। तो अब जब ये बात दुनिया में फैल रही कि जॉर्डन और इराक, ये लोग जो है वहां समर्थन कर रहे हैं, और अब दुनिया में ओआईसी की ताकत है कि आज उन लोग को, जॉर्डन को भी बोलना पड़ा, यूएई को बोलना पड़ा, और इराक के लोग तो हमला ही शुरू कर दिए। अब 2 हमले और पड़ गए, अब इराक से भी शुरू हो गया। और अभी भी इजराइल डरा हुआ है। अभी ईरान की ये थ्योरी है कि इजराइल पिछले 1 साल से लड़ रहा है, पूरी जंग में है वो, उसको अभी और थकाओ। धीरे पूरा हमला नहीं कर रहे ये लोग, ईरान पूरा हमला नहीं कर रहा है, थोड़ा थोड़ा कर रहा है कि इनको अभी और थकाओ। पहले देखो कि ये कितना हमला हमारे ऊपर कर सकते हैं। अभी तो S-400 इस्तेमाल ही नहीं हुआ, अभी तो ईरान का अपना जो डिफेंस सिस्टम था वो यूज हुआ, उसने ऐसा पटाखा को पटाखा से खत्म कर दिया।
लोग खुश हो रहे छतों पर चढ़ करके, क्या आतिशबाजी चल रही है, ये हाल है। तो अभी ईरान ने सिर्फ उनको एक छोटा सा शगुफा दिया है कि देख लें कि ये कितना कर रहे हैं। और आज गोदी मीडिया में एक एंकर ने हमको गुस्सा में कहा, ये ईरान तो, ये इजराइल तो कुछ नहीं है, खाली बयानवीर है। मैंने कहा आप लोग को इतनी प्रॉब्लम क्यों है भाई? भारत के लोग क्यों इतना गुस्से में हैं इजराइल से? क्या चाह रहे हैं कि वो अपने भी खत्म हो जाए और ईरान को खत्म कर देगा? बच्चा है क्या ईरान, जो 8 साल 10 साल इराक से लड़ा और अमेरिका से लड़ रहा है, अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी वो आगे बढ़ रहा है और आवाम में कोई गुस्सा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आवाम में कोई गुस्सा नहीं। सैंक्शंस लगने के बाद थोड़ा सा पब्लिक लिबर्टीज कम हो जाती है, यानी उनके महंगाई बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस, सब चीजों पर फर्क पड़ने लगता है। तो सब वहां अमेरिका, उसके बाद भी ईरान की आवाम ने कोई विद्रोह नहीं किया, कोई तरह की कोई तकलीफ नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं। जबकि इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ हर रोज एजिटेशन हो रहा है हर रोज हो रहा है, क्योंकि अब 7 से 8 वार शुरू हो गया, 8 इनकी फ्रंट खुल गए। इराक ने भी खोल दिया, जॉर्डन अब अपनी जगह नहीं देगा, यूएई पूरा सपोर्ट अब ईरान को कर रहा है, क्योंकि वो अंदर से भी नहीं कर सकता है। अब कौन किसको गोला बारूद दे रहा है, ये बात अब छिपने वाली नहीं है, क्योंकि हुतीज के रास्ते से आपका जहाज जाएगा तो वो लोग सारे जहाज को चेक कर रहे हैं। हुतीज जो हैं सिर्फ मार ही नहीं रहे, पहले हर जहाज को चेक भी कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या जा रहा है, कहां से जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस कंट्री को क्या क्या जा रहा है। इसलिए ये लोग दूसरे रास्ते से ले जा रहे हैं और वो 2 महीना ज्यादा लग रहा है उस सफर को पूरा करने में। और इसी को कम करने के लिए मेडिटेरेनियन सी, जो वहां इजराइल के बॉर्डर से होता हुआ जाके समुद्र में मिलता है, तो कोई रास्ता इनके पास नहीं है। या तो ये साउथ एशिया से अपना बिजनेस बंद कर दे अमेरिका, या फिर वो इस रास्ते पर कुछ इसका सुलह करे, मिडिल ईस्ट में जो डिस्टरबेंस करके रखा अमेरिका ने उसका सुलह करे और इस चीज को खत्म करे। तीसरा कोई रास्ता इनके पास नहीं है। या तो ये साउथ एशिया से पूरा काम अपना बंद कर दें, रूस से जो गैस जाती है ना, वो उसका जंक्शन जो है वो टर्की ने बनाया। और ईरान एक ऐसा कंट्री है जिसने यूक्रेन को फतह दिलाई, रूस को, यूक्रेन के युद्ध में। उसके ड्रोन ने जाकर के, जब तक ड्रोन नहीं मिला ईरान का तब तक यूक्रेन में रूस पिटता रहा। इस ड्रोन की, और टर्की का एक ड्रोन शुरू शुरू में लिया, बाद में पहले यूक्रेन ने लिया क्योंकि वो नेटो का सदस्य है, तो यूक्रेन ने लिया। 100 से ज्यादा टैंक रूस के तबाह कर दिए यूक्रेन के टर्की के दिए ड्रोन ने। उसकी खासियत मुमताज भाई क्या थी, बहुत ज्यादा रूस में ठंड पड़ती है, तो 100 से ज्यादा एक लाइन में टैंक खड़े करके और सैनिक जो हैं अंदर बैठ करके और इंजन गर्म करके, इंजन की गर्मी से वो अपने को गर्म कर रहे थे। और टर्की का ड्रोन ऊपर से कहां पे गर्मी आ रही है, इंजन की गर्मी को सेंस किया उसने, और नीचे आया, उसने थर्मोस्टेट जो लगा हुआ है ड्रोन के अंदर, उसने एग्जैक्ट लोकेशन पिन आउट की कि यहां पे टैंक खड़ा है, और एक साथ 100 ड्रोन ने 100 टैंक को खत्म कर दिया 1 सेकंड के अंदर। इसके बाद रूस ने फिर टर्की से बात किया और वो ड्रोन वापस लिया कि नहीं हमको दो। उसके बदले में पता क्या दिया, रूस ने कहा कि जो गैस हम यूरोप को सप्लाई करते हैं उसका जंक्शन बना दिया टर्की में। क्योंकि ये जो बार बार जयशंकर साहब कहते हैं ना कि आप गैस बेच रहे हैं तो हम डीजल पेट्रोल क्यों नहीं बेच सकते, रूस नहीं बेच रहा है यूरोप को, रूस गैस नहीं दे रहा है, यूरोप को गैस दे रहा है टर्की, और रूस से टर्की गैस लेके जा रहा है अपने पाइपलाइन के थ्रू, क्योंकि उनका ब्लैक सी और रेड सी दोनों पे अधिकार है। टर्की की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो इतना प्रॉफिटेबल है कि वो कहीं से भी उनको कुछ भी, बिना उनके कुछ नहीं होना है। तो जो बार बार ये बात कही जा रही है कि रूस की गैस ले रहे हैं तो हम डीजल पेट्रोल क्यों नहीं दे सकते, तो रूस से डायरेक्ट कोई यूरोप कंट्री गैस नहीं ले रहा, वो टर्की से ले रहा है और टर्की रूस से ले रहा है। ये एक बेनिफिट इनको मिला। अब ईरान का जब ड्रोन लिया, ईरान पूरा यूक्रेन युद्ध को जीता है रूस ने ईरान के ड्रोन से। अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया में, एयरफोर्स और थल सेना का तो अलग रोल है लड़ाई में, उसको बहुत जरूरी है थल सेना होना, लेकिन एयरफोर्स पे पैसा खर्च करना, देखिए ईरान नहीं खर्च करता एयरफोर्स पे पैसा, क्योंकि अब आपके पास 2-2 हजार किलोमीटर की मिसाइलें हैं, यहीं से बैठे बैठे आप टारगेट को हिट कर सकते हैं और एग्जैक्ट
जीपीएस सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है उसके अंदर, कि वो जो है जहाज के पीछे जो उसका इंजन का धुआं निकलता है ना जहाज के, उसको सेंस करके वो अपनी टारगेट को फिक्स कर लेते हैं सेकंडों में, जो मिसाइलें हैं। और वो जहाज ऊपर नीचे दाएं बाएं अगर कितनों किलोमीटर भी इधर उधर भागेगा, वो मिसाइल उसका पीछा करके जाके उसको पीछे से हिट कर देगी। ये टेक्नोलॉजी इनकी है, ईरान की, कि वो पीछे से साइलेंसर से जो धुआं निकल रहा है उस धुएं को सेंस करके, और वो मिसाइल जहां जहां जहाज जाएगा उसी हिसाब से अपनी जीपीआरएस सिस्टम को, नेविगेशन को ऑन करके और उस जहाज को हिट कर देगी, चाहे जितना दूर निकल जाए। ये टेक्नोलॉजी ईरान के पास है। अब ईरान और रूस उसका दोस्त है ही है, पाकिस्तान है, एफ थंडर जो है, जो जहाज अगर जरूरत पड़ी तो कह रहे हम ले लेंगे इनसे। S-400 तो अभी यूज ही नहीं हुआ, अभी तो वो टेस्टिंग में है। अभी तो ये ईरान का अपना डिफेंस सिस्टम ने इजराइल की हवा खराब कर दी, और पूरी दुनिया में अब थू थू हो रही है। अब फिर वही कहूंगा कि रावण जब तक अपनी लंका जलवा नहीं लेगा तब तक चलेगा नहीं, मानेगा नहीं। ये टेबल पे इनको आना ही पड़ेगा। ये बहुत फेमस हो रही है मेरी बात, कि रावण जी अपनी जी लंका जी। जब तक जलवा नहीं लेगा तब तक मानेगा नहीं ये। अब